नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बेस्ट एजुकेशन, और इसलिए हम बनते हैं इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल, एंड आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत, मतलब अपन कर रहे हैं इसका शुभारंभ। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज फार एज योर क्लास 9th एंड 10th की मैथ्स इज कंसर्न। स्पेशली 9th में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा चैप्टर है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब ये जो चैप्टर है, इसका जन्म करीब 17वीं शताब्दी में हुआ था, नहीं उसके पहले ही हुआ था, एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, पर जन्म कब हुआ इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक जिंदा है तब तक हमारे तो परेशान करते ही रहेगा, है ना। तो अब अपन इसमें पढ़ने के हवाले पहले अपन वो देख लेते हैं, कैसी पूरी कहानी बनेगी, क्या पूरी चीज़ें होंगी वो समझ लेते हैं, जिसके बाद आसानी से अपन इस चैप्टर को निपटा पाएंगे, है कि नहीं। कुछ गलत बात बोली मैंने? नहीं ना। चलो अब देखो, बात समझो। बात कुछ ऐसी है, एक दिन एक अंग्रेजी के टीचर का गणित के क्लास में सब्स्टिट्यूशन लग गया, मतलब मैथ्स के टीचर एब्सेंट थे, जो कि बहुत ही रेयर फिनोमिना है, पर एक दिन हो गया था कि मैथ्स के टीचर एब्सेंट थे, तो एक इंग्लिश के टीचर की एंट्री हो जाती है मैथ्स क्लास में एज ए सब्स्टिट्यूट टीचर। अब इंग्लिश के टीचर को बोला गया भैया मैथ्स का पीरियड है, मतलब बच्चों ने बोला कि मैडम मैथ्स का टीचर पीरियड है तो हमें तो मैथ्स ही पढ़नी है, पर इंग्लिश के टीचर ने बोला कि हमें तो भैया इंग्लिश आती है, अब हम कैसे पढ़ाएं। तो उन्होंने कर दिया मैथ्स और इंग्लिश का मिक्सचर, यानी उन्होंने लिख दिया नंबर्स और अल्फाबेट्स को साथ में, वो बोला चलो अब खेलें। मान लो 2A हैं और मुझे 3A और चाहिए, तो बताओ कितने A हो जाएंगे कुल मिला के। तो उन्होंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विथ नंबर्स एंड लेटर्स करना शुरू कर दिया। अब ये कहानी जितनी क्या कहते हैं उसको काल्पनिक है, उतनी ही काल्पनिक है जितनी तुम सोच रहे हो। ठीक है, बात दरअसल ऐसी है, ये तो मैं ऐसे ही बातों बातों में तुम्हें लगा रहा था, पर एक्चुअली हमारे मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स का मूल सिद्धांत है, मतलब मैथमेटिक्स का यूज है, वो अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स का यूज होता है अननोन चीज़ों को पता करने में। मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी होता है, पर मैथ्स का होता है कि अगर कोई अननोन चीज़ हम पता कर रहे हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जो अननोन हिस्ट्रिकल इवेंट्स हैं उनकी बात करते हो, है ना, उसको बारे में पता लगाते हो। पर मैथ्स में आप अननोन क्वांटिटीज़ के बारे में, अननोन चीज़ों के बारे में पता करते हैं थ्रू मैथमेटिकल टूल्स, और उसमें अननोन क्योंकि चीज़ें हैं, किसी चीज़ के बारे में अगर मुझे कुछ पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितना है, क्या उसका मैग्नीट्यूड है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, अगर वो मुझे नहीं पता है तो मुझे उसे कुछ ऐसी साइन देना पड़ेगा जिससे मुझे पता चले कि ये चीज़ अननोन है। इसलिए हमारे गणित में कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल्स यूं तो हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे वही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो हैं, जब गणित में किसी अननोन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, किसी अननोन क्वांटिटी को आप कह सकते हो ना कि उसका अस्तित्व खत्म ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो फिर वेरिएबल्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे बोला जाए कि मान लो अगर आप और मेरे सामने एक सवाल आ जाए कि अगर हम 5 किलो टमाटर, ठीक है, 5 किलो टमाटर 150 रुपए के लाए तो 1 किलो टमाटर कितने के हुए। अब इसमें 1 किलो टमाटर कितने के हुए ये चीज अननोन है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल रख लूंगा x। ठीक है, अब 5 किलो है तो मतलब 5x हो जाएगा, और दाम हुआ इनका 150। तो इस तरीके से जब मैंने अल्फ़ाबेट्स को किसी अननोन क्वांटिटी को दर्शाने के लिए, किसी अननोन इंफॉर्मेशन को कह सकते हो आप कि उसका अस्तित्व दर्शाने के लिए, उसका अस्तित्व कायम करने के लिए मैंने एक स्थान दे दिया, जिससे कि मुझे पता चले कि यहाँ पे कुछ अननोन है जिसके बारे में मुझे पता करना है, तो वो वेरिएबल्स यूज हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब आपने जब वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, अननोन क्वांटिटीज को दर्शाते हुए इन अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा, तो आपने फिर इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया। कब? कक्षा 8वीं में। कैसे एक्सप्लोर किया आपने? आपने कक्षा 8वीं में और इनफैक्ट 7वीं 8वीं दोनों में आपने चैप्टर्स पढ़े सिंपल इक्वेशंस। ठीक है ना, ये आपको अगर याद हो,
आपने सिंपल इक्वेशंस पढ़ा होगा, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जिसमें आपने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस किया। फिर आपने पढ़ा कक्षा 8वीं में आके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है। एल्जेब्रिक स्पेलिंग अब देख लेना, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आपने पढ़ा। अब जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने एज अ मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कोशिश करी कि मैं सारे केसेस को यहां पे कंसिडर करते हुए अपने गणित के ज्ञान को बढ़ाऊं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांच, एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस पे फोकस करेंगे जो कि पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो हमें सबसे पहले सफर तय करना है कहां का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से लेकर हमारे पॉलिनोमियल्स तक का सफर, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और वहां से कहां कैसे हम पहुंच सकते हैं पॉलिनोमियल्स तक, वो हम जर्नी एक एंजॉय करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर एक खूबसूरत सफर बन जाएगा, ठीक है। हिंदी वाला, अंग्रेजी वाला सफर वो ना बने, इस बात के लिए फिर आपको अच्छे से यहां पढ़ाई करनी होगी, समझना होगा चीजों को, ठीक है। तो एकदम पूरी कह सकते हैं ना आप, पूरी एकदम एकाग्रता के साथ एकदम बढ़िया से यहां पे अपन देखेंगे, ठीक है। चलो फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है प्रैक्टिस के लिए, फिर अपन 2.1 का रुख करेंगे। चलो तो भैया यहां पे देखो, देखा मुझे पता ही था मेरी एल्जेब्रिक की स्पेलिंग गलत होगी, गणित अपन को पता ही है, लेकिन इंग्लिश अपनी थोड़ी कमजोरी है, आपको पता है, ठीक है। चलो अब यहां देखो, बात होती है जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तो वो अपन कक्षा 8वीं में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो हमने कहां पढ़े हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, हमने उनको पढ़ा है कक्षा 8वीं में, ठीक है। उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक बहुत ही वास्ट कह सकते हो आप ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जहां पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। उसमें आपने कक्षा 8वीं में मूलतः जो बेसिक अपने मैथमेटिकल टूल्स है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको भली भांति प्रैक्टिस किया है, ठीक है। और आपने वहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना भी सीखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है सर। लेकिन कुछ कुछ याद है, पूरा याद नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अपन जब थ्रू आउट द चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी चीजें काफी हद तक रिवाइज हो जाएंगी। और आपने कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं सर, जैसे हमारे स्कूल में, हमारे सबके स्कूल में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे स्कूल के बच्चों को ही पता होती हैं, दूसरे किसी को पता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपके क्लास से लेकर वॉशरूम तक जाने का जो रास्ता है, उसमें कौन सा रास्ता शॉर्टकट है और कौन से रास्ते में ज्यादा समय लगेगा, बिना ये किसी को शक हुए कि आप बंक कर रहे हो, ये आपको ही पता होता है कि नहीं, ये किसी और को तो पता होगा नहीं। तो ऐसे कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी चीजों को इजीली कर पाते हैं, ठीक है, जहां पे हम किसी भी समस्या का समाधान इजीली ढूंढ पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कभी स्कूल में राउंड चल रहा है और अगर हम कुछ ऐसा हो रहा है कि हम स्कूल में कहीं अगर कुछ काम से निकले हैं तो कैसे वहां पे राउंड से बच के अपनी क्लास में वापस जाना है, ये सिर्फ आप ही को पता होगा, ठीक है ना। तो वैसे ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारी कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी सहायता से हम इजीली जो हमारे क्वेश्चन हैं, विकट परिस्थिति है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है, वो आसानी से कर पाते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमें क्या करते हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं, किस मामले में, ये हमें सपोर्ट करते हैं कि भैया हम अपने सवाल का जवाब आसानी से दे सकें। तो यहाँ पे मूलतः 3 आइडेंटिटीज आप देख रहे हो लिखी हुई है, एक है a प्लस बी या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एंड तीसरा जो यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या थे, तो जो मैं कहानी बता रहा था कि अननोन क्वांटिटीज की जब बात होती है, जब बात होती है उनके कैलकुलेशन की, तो उसमें सारे पॉसिबल केसेस
जहां पे वेरिएबल्स और नंबर के बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हो सकता है, तो वो कैसे होगा ये हमने सबने कब पढ़ा, जब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नामक चैप्टर पढ़ा कक्षा 8वीं में। ये क्लियर होगा। अब अगर हम बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हमने ये जो आइडेंटिटीज हैं इनका इस्तेमाल किया फैक्टराइज करने के लिए भी, है ना, चीजों को, हमारे क्वेश्चंस को, क्योंकि फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अब तक आपने जब भी पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन दिस चैप्टर अब आ जाती है बात कि हम नया क्या करने वाले हैं। वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अगर एक काम से मैं आपको देखो समझाऊं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला भैया सर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, तो मान लो ये एक बड़ी सी छतरी है जिसके अंदर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं, ठीक है, तो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इसके अंदर आते हैं, उनमें से कुछ ही यहां एक गिवन टाइप ऑफ हमारे एक्सप्रेशंस हो पाते हैं, इस पर्टिकुलर, कह सकते हो आप, इस पर्टिकुलर छन्नी को पार कर पाते हैं, तब जाके हमें कहीं मिल पाते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहां पे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर हम डाल दें, ठीक है, एल्जेब्रिक स्पेलिंग का भैया ध्यान रखना क्योंकि बहुत गड़बड़ हो जाती है आपसे। जी सर, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो बड़ा सा टोकरा है, इसमें से जो वो कुछ हमारे एक्सप्रेशंस जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो डेफिनेशन को, एक पर्टिकुलर क्वालिटी को आप क्या कर रहे हो, सरपास कर रहे हो, उसके अंतर्गत फिट बैठ रहे हो, तो आप पॉलिनोमियल बन जाते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनोलॉजी। देखिए, जैसे हर भाषा के कुछ शब्द होते हैं जो कि उसी भाषा में मिलते हैं, है ना। अब जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द जो अंग्रेजी में ही मिलते हैं, हिंदी के कुछ शब्द जो हिंदी में ही मिलेंगे, किसी और भाषा में नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हर सब्जेक्ट की कुछ अपनी शब्दावली होती है, कुछ अपने टर्म्स होते हैं जिसको आप यूज करते हो उस चैप्टर को पढ़ते समय, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, और शायद उन सब्जेक्ट्स का या उन टर्म्स का किसी और जगह पे रिलेवेंस ही ना बने, किसी और जगह पे कुछ काम ही ना हो। जैसे अगर साइंस का एक वर्ड है रेजिस्टेंस, ठीक है, वो मूलतः साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, पर उसका गणित में कुछ काम है क्या? नहीं सर, पर वो शब्द तो है, पर उसका गणित में कोई काम नहीं है, वो हमेशा साइंस का ही रहेगा। अगर कोई सवाल है भैया जिसमें रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तब भी वो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के रूप में यूज होगा। हालांकि अंग्रेजी में आप रेजिस्टेंस वर्ड का इस्तेमाल अलग तरीके से भी करते हैं, ठीक है, उसको हमेशा करंट के सिद्धांत के साथ नहीं जोड़ा जाता, स्पेशली अंग्रेजी भाषा में, है ना। चलिए, और यहां पे आप क्या पढ़ोगे, तो भैया आप यहां पे रिमाइंडर थ्योरम नामक चीज भी पढ़ोगे और साथ ही साथ आप फैक्टर थ्योरम की ओर भी अपनी नजरें दौड़ाओगे। ठीक है, और उनका यूज करोगे फैक्टराइज करने के लिए। किसको? पॉलिनोमियल्स को। जब आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया है, ठीक है, जब आप फैक्टर थ्योरम पे प्रकाश डाल रहे हो इस चैप्टर में, तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहीं ना कहीं आना ही था। इन एडिशन टू द अबव वी शैल ऑल्सो स्टडी सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ और जो हमने पढ़ ली है उसके अलावा कुछ नई आइडेंटिटीज भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। फिर उनका आप यूज करोगे किसमें? फैक्टराइजेशन में, और इवैल्यूएट करने में कुछ अलग अलग टाइप की समस्याएं, क्वेश्चन जिन्हें आप कहोगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, गुड टू गो है, बिल्कुल सर। तो अपन यहाँ पे क्या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि भैया वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सा एस्पेक्ट है, किसका? हमारे सम्माननीय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, जिसकी वजह से हम पॉलिनोमियल्स नामक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो, बात देखो कैसी है कि सबसे पहली बात तो अपन यहां पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को। जरा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आप यहां पे लिखा है देखो, इज डिनोटेड बाय अ सिंबल,
एक ऐसा सिंबल जिसको हमने अब लेटर्स के साथ यूज करना शुरू कर लिया है, वो अगर कोई रियल वैल्यू ले सकता है, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा चिन्ह, अल्फाबेट्स के रूप में ले लो उस चिन्ह को, जो हमारे अदर सिंबल्स हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, किसी के रूप में भी ले लो, तो ऐसा कोई भी आप कह सकते हो, ऐसा कोई भी वेरिएबल जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो एक सिंबल होता है, एक निशान होता है, जिससे कि हम बता पाते हैं कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चीज है जिसकी एक रियल वैल्यू है। तो किसी अननोन क्वांटिटी का अस्तित्व बताना किसकी सहायता से किया जाता है, वो किया जाता है वेरिएबल्स की सहायता से। ठीक है, इसमें हम आमतौर पे लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि इन्हीं का करना है। आपने बहुत जगह पी या फिर क्यू या फिर ए बी सी डी कुछ भी यूज किया होगा, या फिर आपने अल्फा बीटा गामा का भी नाम सुना होगा। ठीक है, ये जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं कि हमारे अननोन क्वांटिटी को, वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इन्हीं के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कुछ करने लग जाते हैं तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर नंबर्स अकेले हैं तो वो नंबर्स वाली कैटेगरी में चले गए, अगर हमारे ये जो लेटर्स वगैरह हैं, जो सिंबल्स हैं, वो अगर अकेले हैं तो वो अल्फाबेट्स वाली फैमिली में चले गए। पर अगर हम दोनों को साथ में ले आते हैं, उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस शुरू कर देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो फिर हमें मिलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अच्छा, हम ये क्यों करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस? क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं जीवन की, मतलब वो कौन समस्याएं, गणित से रिलेटेड जो समस्याएं, जहां पे हम कोई अननोन क्वांटिटी पता कर रहे हैं, वहां पे उनको सॉल्व करके हम आंसर बताते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का निर्माण कर रहे हैं। वो एक सीढ़ी है, वो एक कह सकते हो आप सपोर्टर है, वो एक कह सकते हो एलिवेटर है, जिसके सहारे हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं किसी समस्या का समाधान निकालने की। ठीक है, ऑल दिस एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ अ वेरिएबल एक्स, जो कि यहां पे लिखा है। ठीक है, चलिए, नाउ सपोज वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इज constant into variable and we do not know what the constant is. In such a case we write the constant as a, b, c etc. So the expression will be ax. अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो भैया अगर यहाँ पे बात की जाए तो x खुद में एक क्या है, x खुद में एक वेरिएबल है ना। ठीक है, अब इसके आगे या पीछे या कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं यहां पे क्या लगता है, एक नंबर आ जाता है। ठीक है, ये नंबर हो गया, ये जनाब हो गए हमारे वेरिएबल, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन आगे कौन सा नंबर आएगा, यदि इस बात पे मैं श्योर नहीं हूं, यदि इस बात का कोई अभी फिक्स आपने नंबर किया नहीं है आगे क्या आएगा, तो आप क्या लगा देते हो, तो आप एक और वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हो, a। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। ठीक है, अब यहां पे देखो, एक बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि देयर इज अ डिफरेंस किस में, बिटवीन अ लेटर डिनोटिंग अ कांस्टेंट एंड अ लेटर डिनोटिंग अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो a है हमारा, ये जो a है हमारा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है एक नंबर को, जिसको आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट कह सकते हो, है ना, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, जो कि आप बाद में शायद पूरे गणित का ज्ञान इस्तेमाल करके पता लगा लोगे। लेकिन इनका कहना यह है कि जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये कि ये दोनों देखा जाए तो अननोन क्वांटिटी ही है। ठीक है, लेकिन इस a और x में जमीन आसमान का अंतर है। रीजन बीइंग, ये जो a है ये एक कांस्टेंट वैल्यू की स्थान पे है, और ये जो x है ये खुद में एक वेरिएबल है। ठीक है, अब जो वेरिएबल है जिसका नाम है वेरिएबल, अगर गणित में उसका और अंग्रेजी में आप उसका अगर मतलब सोचोगे तो वेरिएबल क्या होता है सर, वेरिएबल होता है जो बदलता रहता है। ठीक है, जो बदलता रहता है, ताकि हर परिस्थिति को आसानी से हमारे पक्ष में कर सके, हमें बता सके इस परिस्थिति का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, जो बदलता रहता है। भाई देखना, हिंदी अपनी कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है, तो बाकी बचा क्या सर, जो बदलता रहता है। अब आप कुछ देर में बोल दोगे कि भैया गणित भी कमजोर है,
जो बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका भैया वेरिएबल का मतलब ही होता है कि जो बदलता रहता है, ठीक है। तो ये जो a है ये किसी कांस्टेंट वैल्यू को, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भैया, जो कि फिक्स है ना। तो फर्क समझ रहे हो, ये फिक्स है लेकिन अभी भी ये वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहा है और ये तो है ही वेरिएबल। तो यहाँ पे फर्क क्या है, वो केवल एक कुछ समय के लिए a जो है वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू का स्थान लिए हुए है। जब सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे नंबर को भेज देगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। चलिए यहां देखिए, द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स रिमेन द सेम थ्रू आउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या होता है कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। कब, थ्रू आउट, हमेशा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, यहां पे आप कह लो एक पर्टिकुलर सवाल में, क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, सिचुएशन हमारे मन में कहां ही आएगी, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स डू नॉट चेंज इन अ गिवन प्रॉब्लम। देखो आ गया, एक गिवन प्रॉब्लम में कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डू नॉट चेंज है, नॉट का ध्यान रखना भैया, बट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, भाई वेरिएबल का मतलब ही है जो कि फिक्स ना हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है कीप्स चेंजिंग, ठीक है। नाउ कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 यूनिट्स। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसके चारों साइड्स 3-3 यूनिट के, एक स्क्वायर है ये। अब इसका करना क्या है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो पूछा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। सब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स, तो ये 4 साइड्स, ठीक है, उनकी लेंथ का सम कर लो या फिर 4 इंटू साइड कर लो। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अगर हर एक साइड यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो फिर पेरीमीटर हो जाएगा कितना, 12 यूनिट्स। व्हाट विल बी द पेरीमीटर इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 यूनिट्स। अब अगर उसकी हर एक साइड 10 यूनिट की है तो पेरीमीटर क्या होगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40। मुद्दे की बात यहां पे ये कि जब मुझे पहले वाले केस में बोला कि साइड है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या लिखा, मैंने सोचा भैया देखो लिखना पड़ेगा मुझे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 12 यहां पे स्क्वायर यूनिट्स। अब जो बात यहां पे मैं आपको कन्वे कर रहा हूं वो ये कि अब अगर आप स्क्वायर का साइज बढ़ा भी देंगे तो भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। तो उस केस में एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा कितना, सर ये भी रहेगा 4 इंटू साइड, लेकिन अब की बार साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, अब की बार साइड की लेंथ हो जाएगी 10, तो 4 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर है, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत जरा से भी नहीं, सर चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देखोगे कि इन केस द लेंथ ऑफ द ईच साइड इज x यूनिट्स, द पेरीमीटर विल बी 4x यूनिट्स, ठीक है। तो जो भी साइड होगा उसी के हिसाब से एरिया निकलेगा, सॉरी आपका निकलेगा क्या, आपको निकलेगा पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर निकाल रहे तो फिर स्क्वायर यूनिट्स की जरूरत नहीं है, केवल यूनिट से काम चल जाएगा आपका, जो भी है सेंटीमीटर है क्या है, सिर्फ यूनिट से, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मेरे दिमाग में थोड़ा एरिया की बात चली थी इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख दिया, पर क्योंकि पेरीमीटर है तो सिर्फ यूनिट से काम चल जाएगा। एट द लेंथ ऑफ द साइड वेरीज द पेरीमीटर वेरीज। अब जैसे जैसे साइड में परिवर्तन आएगा वैसे वैसे पेरीमीटर में परिवर्तन आएगा, इसलिए इसे हम यहाँ पे वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चीज वैरी कर रही है, और वैरी करने का मतलब क्या होता है, बार बार बदल रही है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्योंकि वो बार बार बदलते जाएगा हर एक स्क्वायर के साथ, कोई हम कोई फिक्स वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। हमने केवल क्या करना है, हमने केवल अप्रोच समझनी है और फिर वहां पे वेरिएबल्स की सहायता से अपनी समस्या को सुलझा लेना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया भैया, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 साइड्स होंगी, एक साइड की लेंथ अगर मुझे पता हो तो मुझे 4 बार करना है तो मैंने 4 इंटू साइड कर दूंगा हर बार। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा। ये सब अपन पहले पढ़ चुके, हमें अच्छे से याद है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, लेकिन वो 4 इंटू साइड आया कहाँ से, क्यों उसको दिया गया 4 इंटू साइड का पूरा वो हमारा सेटअप, वो यहाँ पे आपका क्लियर होता हुआ दिखता होगा आपको, ठीक है। क्योंकि साइड एक वेरिएबल है, वो चेंज होती रहती है, जिसके हिसाब से पेरीमीटर भी चेंज होता रहेगा, तो फिर उसको कांस्टेंट रख के कोई खास फायदा है नहीं। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं। सर चलिए मूविंग अहेड।
अब यहां देखिए, कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। अब यहां जो स्क्वायर है पी क्यू आर एस, उसको अगर आप चित्र देखोगे भली भांति तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया यहां पे जो ये जो स्क्वायर है जिसकी चर्चा हो रही है, इसकी हमें डायमेंशन पता नहीं है। डायमेंशन क्या है? अननोन है। अब डायमेंशन अननोन है तो इसको हमने बोल दिया x, सामने वाले को भी बोल दिया x, क्योंकि भैया स्क्वायर है तो साइड तो सेम ही रहेगी। तो उसका एरिया फॉर्मूला के हिसाब से होता है कि भैया एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं और मेरे स्क्वायर की साइड है x, तो पहले वाले की जगह पे x, दूसरे वाले की जगह पे x मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछना है देखिए कि x स्क्वायर जो है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बात से आप एग्री करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विथ अदर एक्सप्रेशंस लाइक 2x, ठीक है, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड 4x प्लस 7। ऐसे हमने प्रोबेबली बहुत सारे क्या देखे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमने देखे हैं हमारी पिछली क्लास में, है ना। देखे कि नहीं देखे? बिल्कुल देखे हैं सर, एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ है भैया, आपने ये सारे एक्सप्रेशंस देखे। तो अब तक हमने जितनी मेहनत की है उसमें हमने क्या क्या समझा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और वहां से कैसे हम पॉलिनोमियल्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जब अननोन क्वांटिटी होगी, आप दोनों ही अननोन होंगे तो वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि आपको इन जनरल जो इंफॉर्मेशन है जितनी ज्यादा सिंप्लीफाई होनी चाहिए उस हिसाब से आपको मिल जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, सारे ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वी हैव कंसिडर्ड सो फार, अब तक जितने हमने कंसिडर किए हैं उसमें देखो क्या हुआ, हैव ओनली होल नंबर्स एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स के बारे में भी आप पिछली बार पढ़ चुके हैं, और यहां पे जो भी एग्जांपल हमको दिए गए हैं अगर आप उनको ऑब्जर्व करें, 2x मतलब x की पावर कितनी हो गई सर? x की पावर हो गई 1। ठीक है, यहां पे आप देखोगे 4x प्लस 7 है तो यहां भी x की पावर हो गई 1। तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे जो कि आपको यहां पे अच्छे से करनी है, जो कि बेस बनता है हमारे चैप्टर का, वो ये कि हमारे जो होल नंबर्स हैं वो है किसमें? वो है एक्सपोनेंट्स में, किसके? वेरिएबल के। तो अगर शुद्ध भाषा में कहें तो जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की क्या है? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है? वो है हमेशा होल नंबर। इन एग्जाम्पल्स की बात हो रही भैया, ठीक है। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने पीछे लिखे थे, तो उसके हिसाब से हर नंबर जो है, हर जो हमारा एक्सप्रेशन है, उसको अगर मैं इन जनरल कुछ क्वालिटी निकालने को देखूं तो उनकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर के रूप में हमें दिख रही है। ठीक है, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म, फाइनली हमारी डेफिनेशन आ गई जो क्या कह रहा है कि भैया इस तरह के एक्सप्रेशंस, इस तरह के एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं? इस तरह के एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये देखो आपका जो चैप्टर का पहला पार्ट है उसमें लिखा भी है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो वही अपन यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अब तक हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिवाइज किया, वेरिएबल्स को रिवाइज किया, और अब हम आ गए हैं एक लेवल ऊपर जहां पे बहुत क्लियरली हमें डेफिनेशन दी गई है कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल कहा जाता है उन एक्सप्रेशंस को ऑफ दिस फॉर्म जिनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनकी जो पावर है वो है होल नंबर। मतलब एक्सपोनेंट जो है हमारे, वो जो वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं वो है होल नंबर्स। या हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो होल नंबर के रूप में ही है। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की ओर एंटर कर जाएंगे। पर अगर हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आपके किसी एक वेरिएबल को भी आपने जो पावर दी है, आपका जो एक्सपोनेंट है, वो अगर नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो जाता है होल नंबर को छोड़ के, तो आप अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होने का जो तमगा है, जो आप कह सकते हो बैच है, उसी में रहोगे, आप पॉलिनोमियल्स नहीं बन सकते। ये सबको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दिया है, एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ऐसे आप और पॉलिनोमियल्स को देखोगे
और समझोगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो चैप्टर का ये जो पार्ट है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या नाम है भैया? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पॉलिनोमियल्स ज्यादा वेरिएबल में हो सकते हैं, लेकिन हम अपना कंसंट्रेशन किस पे रखेंगे? हम अपना कंसंट्रेशन रखेंगे एक वेरिएबल वाले पे। मतलब जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे वो सारे एक वेरिएबल वाले होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अभी अगले 2 मिनट में क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो कैसे पॉलिनोमियल्स तक का सफर तय करेगा। तो देखो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नंबर्स और वेरिएबल्स दोनों होते हैं। नंबर्स से हमारा कुछ खास रिलेशन नहीं है एज फार एज पॉलिनोमियल्स का एवेल्युएशन करना है वहां तक की बात हो तो नंबर्स का उसमें कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब वो जो इंपॉर्टेंट रोल है, उस इंपॉर्टेंट रोल में जो इंपॉर्टेंट किरदार है वो है आपका नंबर्स। मतलब कैसे? तो उन वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं, उन वेरिएबल्स पे जो एक्सपोनेंट्स लगे हैं, उनकी जो वैल्यू है अगर वो होल नंबर हो जाती है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल्स तक का सफर तय कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बिल्कुल है सर, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सर उसको चेक करने के लिए हम फोकस करेंगे हमारे वेरिएबल्स की पावर पे। ये वेरिएबल है x, इसकी पावर 2 है, होल नंबर चलेगा। ये वेरिएबल है y, इसकी पावर है 2 चलेगा। ये वेरिएबल है z, इसकी पावर है 2 चलेगा। तो ये पॉलिनोमियल है। इवन इफ अगर मेरे पास ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 7 प्लस 3y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ होता, तब भी मैं क्या एवेल्युएट करता कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स की क्या स्थिति है। भले ही वेरिएबल को डिवाइड कर रहा है एक नंबर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भले ही यहाँ पे वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही इस वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक नंबर, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि क्या हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, क्या वो पावर होल नंबर के फॉर्म में है? यदि आपको वहां पे जवाब मिलता है यस, तो आप पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आप उन्हें परखना सीख चुके हैं। ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब जो मैंने अभी तक चर्चा करी, यहाँ जो एग्जाम्पल दिया, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। ठीक है, अगर हम आइडेंटिटीज की बात करें, जैसे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल मिल जाते हैं। अगर आप इसको जब ओपन अप करोगे तो जो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे फाइनली आएगा वो आपका 2 वेरिएबल वाला हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो पढ़ना है, मतलब जिस पे आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, वो है पॉलिनोमियल्स, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी स्पेसिफिक इन वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल होगा। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, मतलब अभी इनिशियली तो जैसे यहां पे आप देखोगे अगर, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, केवल x ही है एज अ वेरिएबल, तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन x। एक वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन सा है? x। यहां पे एग्जांपल देखोगे 3y स्क्वायर प्लस 5y, दोनों के पास y है, तो ये हो जाएगा एक पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y। यहां पे आप देखोगे t स्क्वायर प्लस 4। अब देखा जाए तो 4 के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। यहां पे भी पिछले वाले एग्जांपल में 7 के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं था, लेकिन कोई वेरिएबल अटैच ना होना और किसी दूसरे वेरिएबल का एग्जिस्टेंस होने में बहुत फर्क है। तो इसलिए यहां पे किसी वेरिएबल का ना होना इज लाइक आप इन्हीं की पार्टी में हैं, मतलब आप इसी वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इस वेरिएबल वाले ऐसे उसमें आ जाते हैं जहां पे आपका एक ही वेरिएबल रहेगा।
आप ये नहीं बोलेंगे कल को कि सर t² + 4 में एक वेरिएबल t हो गया, दूसरा वेरिएबल 4 के साथ वाला कौन है, आपने डिफाइन तो नहीं किया, तो उस केस में कैसे दो वेरिएबल आएंगे। मेरा बस सिंपल सा सवाल ये हो जाता है कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन है तो गिनाओ ना दूसरा वेरिएबल कहाँ है t के अलावा। 4 तो अकेला है, तो मतलब कोई और वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप वन वेरिएबल में ही उन्हें कहोगे। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति? जरा से भी नहीं सर। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भैया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वहां से वेरिएबल्स के सहारे से कैसे हम पॉलिनोमियल्स तक का सफर तय करते हैं, और हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स के किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, इन द पॉलिनोमियल x² + 2x द एक्सप्रेशंस x² and 2x are called terms of the polynomial। ठीक है, इंडिविजुअल जो है ये x² + 2x में देखोगे अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो x² अलग है, 2x अलग है। ठीक है, इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हिस्से टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, हिस्से किस प्रकार? वो जो आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन के सहारे जुड़े हैं। कल को आप ये नहीं कहेंगे कि एक x² हो गया, एक 2 हो गया, एक x हो गया, ये तीनों हमारे टर्म्स हैं ना, ऐसा नहीं। ऐसा कब होगा? जब ये तीनों आपस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन के थ्रू जुड़े हो, मतलब किसी भी एक मैथमेटिकल टूल के थ्रू जुड़े हो, माइनस प्लस दोनों में से कोई भी एक हो, तो आप कहोगे कि ये तीनों टर्म्स हैं। लेकिन अगर ये x² + 2x के फॉर्म में है या x² - 2x के फॉर्म में, तो ये x² आपकी पहली टर्म हो गई, 2x आपकी सेकेंड टर्म हो गई। सिमिलरली अगर यहां पे हम देखें तो 3y² + 5y + 7 में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? 3y², 5y एंड 7। कैन यू राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल? यहां पे जो लिखा हुआ है आपको उसकी नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो 1, 2, 3, 4, तो हमारे हिसाब से कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स यहां पे हमें दिख रहे हैं, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो भले ही -2 में कोई वेरिएबल नहीं है, पर उसको एक टर्म का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 7x भी है, 4x² भी है और -x³ भी है। पावर कितनी भी बड़ी हो सब टर्म ही कहलाएंगे, नहीं कि ज्यादा पावर वाला है तो कुछ बड़ा नाम दे दिया, नहीं, ये -x³ भी टर्म है, -2 भी टर्म है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ईच टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हैज अ कोएफिशिएंट। ठीक है, आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा को-पैसेंजर, यानी साथ में सफर करने वाला। हमारे जो एविएशन इंडस्ट्री है, मतलब जो फ्लाइट उड़ाने का पूरा मामला है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है को पायलट, यानी पायलट के साथ रहने वाला व्यक्ति जो कि पायलट की सहायता कर रहा है। तो पॉलिनोमियल्स में भी जैसा कि वहां पे साथ में रहने वाले के लिए को वर्ड का इस्तेमाल होता है, को पायलट हो गया, को पैसेंजर हो गया, वैसे ही गणित में कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथ में रहने वाली नंबर। ठीक है, साथ वाला नंबर। जैसे कि यहां पे जो एक्सप्रेशन मुझे गिवन है, अगर मैं इसमें देखूं तो x³ के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है -1। सर कहां है 1? वहां पे, मतलब 1 लिखा नहीं है, पर अगर आप देखोगे तो माइनस साइन जो है वो नंबर के साथ रहेगा, तो ये -1 × x³ है, जिसको -(x³ के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे तो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4, x का हो जाएगा 7, और -2 जो है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल लाना ही था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला -2 जो है वो कोएफिशिएंट है किसका? x⁻0 का है। सर ये क्या नई चीज ले आए? देखो यहाँ पे बात समझो, -2 जो है उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, पर अगर मुझे सबको एक समानता के साथ ट्रीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये नियम फॉलो करना पड़ेगा कि हर वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच होगा और हर नंबर के साथ कोई वेरिएबल, इंश्योरिंग दैट कि दे आर इन वन वेरिएबल ओनली। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया
कि एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं था, वो अकेला लग रहा था, तो हमने -1 इंटू एक्स क्यूब लिख दिया, जिससे हमारे पॉलिनोमियल का बैलेंस भी नहीं बिगड़ा और हमारा जो मीनिंग हमें यहाँ पे कैरी करना है वो भी आ गया। 4x² है तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है, +7x है तो +7 इंटू एक्स कर दिया आपने। सबके पास एक नंबर एक वेरिएबल है। -2 के साथ अगर आप देखोगे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैंने x⁻0 कर दिया। और अगर आप देखोगे तो पहले तो ये आपका किस में जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 3 2 1 0। और क्योंकि मुझे होल नंबर अलाउड है पावर में क्या अलाउड है, पावर में होल नंबर अलाउड है, तो मैंने 0 ले लिया। उसका रीजन बीइंग कि वो मेरे ओरिजिनल एक्सप्रेशन को हार्म नहीं करेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई और पावर लूंगा तो वो मेरे ओरिजिनल एक्सप्रेशन को, ओरिजिनल पॉलिनोमियल को हार्म कर सकता है। ये क्लियर हो गया है कि नहीं? जो हमें समस्या सुलझानी थी वो शायद नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे वेरिएबल मिसिंग होता है, पर जो वेरिएबल चल रहा है आप उसी की 0th पावर ले लेते हो, क्योंकि उसका हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे, ओरिजिनल पॉलिनोमियल पे कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। डू यू नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन, चलो आपको बतानी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, या हमारा पॉलिनोमियल, तो वो है -1। कैसे? देखो, इसको ब्रेक करोगे अगर आप तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन जो है वो नंबर के साथ अटैच हो जाता है, तो -1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू x⁻0, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल हमारा आया है स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कह सकते हो, या फिर एक्सपैंडेड फॉर्म में, उसमें x का आपको पूछा है कोएफिशिएंट, तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे x का कोएफिशिएंट आएगा -1। कितना आ रहा है भैया? -1 आ रहा है। ये क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर। तो ये कोएफिशिएंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अब जो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं, शब्दावली पे जो अब हम कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, उसमें इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें डेफिनेशंस मिलेंगी, टर्म्स मिलेंगे जिनको हम यूज करें। अब यहां देखिए, जो पहला सेंटेंस यहां पे लिखा है वो लिखा है 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल है। बचपन से सर पढ़ाया था आपने, 2 तो नंबर होता है, ये कह रहा है पॉलिनोमियल है। आप कंफ्यूज काहे कर रहे हो? कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे चीजों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे चीजों को अपने हर कॉन्सेप्ट में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अब हमने जो पॉलिनोमियल की परिभाषा पढ़ी है, तो हमने क्या पढ़ा है? हमने सर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो ये कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमारा, ठीक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें पावर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आप पॉलिनोमियल हैं या फिर नहीं है। राइट, ये हमने पढ़ा है। बिल्कुल सर। अब अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, तो 2 क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? पहली बात तो हमें यह चर्चा करनी है, क्योंकि अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की परिभाषा में ही नहीं फॉलो करोगे तो आगे का सफर तो बाद की बात है कि नहीं? तो सर यहां पे अगर हम देखें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऐसा होता है कि नंबर्स एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अकेला वेरिएबल हो तो भी उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडर कर लेते हैं, है कि नहीं? मान लो अगर x की पावर 4 है, क्या आप इसको कंसिडर करोगे एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ सर, क्यों नहीं करेंगे। और मान लो अगर 2 की पावर 4 है तो उसको करोगे क्या? सर ये तो नंबर हो गया। अब 2 की पावर 4 क्या बोलेगा कि आप कर रहे हो भेदभाव। क्यों भैया? अगर x की पावर 4 है तो हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 की पावर 4 है तो नहीं कंसिडर करोगे। काहे भैया? ये गद्दारी, ये बेईमानी नहीं चलेगी। तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल कहां है सर? यहां तो वेरिएबल आया ही नहीं। ये जो इन्होंने लिखा है कि 2 इज अ पॉलिनोमियल, तो अगर अकेला 2 मतलब खाली जो 2 है हमारा, अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसकी पावर कहां है? क्योंकि बिना पावर को देखे मैं डिसाइड कर ही नहीं सकता कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी पावर की। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे लाऊंगा वेरिएबल को, जैसे यहां पे लिखा मैंने x, लेकिन ये तो मेरा सवाल ही बदल गया। तो मुझे अगर सवाल को मेंटेन करना है तो मैं खाली ऐसे वेरिएबल नहीं लिख सकता,
मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वेरिएबल का होना न होने के बराबर हो, क्योंकि अगर उसका होने से कुछ भी असर पड़ा तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो उसका होना न होने के बराबर तब हो जाएगा जब मैं उसकी पावर कर दूंगा 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे 2 × 1 = 2, तो मेरा सवाल जो था वही बना रह गया, वेरिएबल भी पिक्चर में आ गया। और क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर है होल नंबर, तो हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई और भी नंबर है, -5 हो गया, 7 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, ये सभी पॉलिनोमियल हैं और इन सभी नंबर्स को एज अ ग्रुप कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू इसमें रख लीजिए, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यही रहेगा जो कि इनिशियल रिजल्ट था। मतलब अगर 7 है मान लीजिए और यहां पे हमने लिख दिया x⁻0, मैं x की कोई भी वैल्यू रख दूं, क्योंकि वेरिएबल है मुझे वैल्यू रखना अलाउड है, तो अगर मैं अलग अलग वैल्यूज रख दूं, चाहे मैं 50 वैल्यू रख दूं, सबका आंसर कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर है 0 एंड एनीथिंग ऑन दिस अर्थ विथ पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे सबका आंसर पहले भी 7 था, मतलब जो नंबर है हमारा वो पहले भी 7 था, वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आने के बाद भी 7 ही दिख रहा है। और जब कोई चीज कभी भी चेंज नहीं होती, वो एक जैसी ही रहती है, तो हमारे ज्ञान की भाषा में उसे कहा जाता है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, एक होता है जिद्दी होना, वो तो अलग हो गया, वो तो ह्यूमन के नेचर में होता है। यहां पे आप एक जैसे हैं, कांस्टेंट। वो कहावत है ना कि हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, मतलब अगर मैं जीत गया तो भी मैं वैसा ही हूं, अगर मैं हार गया तो भी मैं वैसा ही हूं, ना ज्यादा खुशी ना ज्यादा गम, कांस्टेंट बिहेवियर। तो वैसे ही कुछ यहां पे है। ठीक है, तो क्योंकि आपकी वैल्यू एक जैसी रहेगी, ऐसे जो हमारे नंबर्स हैं उन सबको कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हमेशा ये ऐसे इंटीजर्स ही लेने हैं, आप फ्रैक्शन भी ले सकते हो। 2/3 x⁻0 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मैंने लिख लिया मान लो -1/7 x⁻0, क्योंकि x की पावर 0 है तो कोई भी अपना नंबर होगा उस पर कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन्हीं कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर एक स्पेशल पॉलिनोमियल है जो कि है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर भी 0, मतलब x की पावर भी 0 है, ये खुद भी 0 है, सब कुछ 0 0 हो रहा है, तो इसका नाम ही रख दिया है 0। ठीक है, तो 0 अगर हमें आगे रखना ही है हमारा वेरिएबल तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, एंड एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो x की पावर 0 तो हो गया 1 और आगे है एक 0, तो वो मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इन द एंड 0 ओनली। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, उसके अंदर आ जाता है एक जीरो पॉलिनोमियल भी। अब यहां पे आपने समझ लिया। तो जो हम पिछले बार में चर्चा कर रहे थे कि यहां पे ये जो खाली खाली नंबर्स हैं, जैसे ये -2 है, यहां पे आपने देखा कि भैया कहां गया, और पीछे वालों में भी हमने देखा था, तो ये जो खाली खाली नंबर्स थे ये पूरे सबके सब क्या थे सर, ये सबके सब हमारे पॉलिनोमियल्स थे, इंडिविजुअली भी। अगर हमें डाउट था तो खाली वो -2 पे था क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल था नहीं, पर हमने ये भी चर्चा कर ली कि ऐसे वालों को भी, मतलब खाली नंबर्स को भी हम पॉलिनोमियल्स में कंसिडर करते हैं, और उनका जो नाम रखा गया है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और उनके अंदर ही आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद आप इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने में, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे इसी चैप्टर में भी और आगे वाले क्लासेस में भी, मतलब 11th 12th जाके भी। चलिए, कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यहां पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या लिखा है, x + 1/x, ठीक है, √(x + 3), यहां पे 3rd क्यूब √(y + y²). डू यू नो दैट वी कैन राइट, अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में है आपका इंटीजर और आपको उसको ऊपर लेके आना है न्यूमरेटर में, तो सिंपल सा आपको क्या करना है सर, बहुत सिंपल सा काम करना है, उसको रखना है x की पावर -1।
ठीक है। हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म इज -1। एक्सपोनेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है, अगर आपको एक्सपोनेंट समझने में दिक्कत होती है आप इसको पावर के तौर पे पढ़िए, ठीक है। द पावर ऑफ द सेकेंड टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, विच इज नॉट अ होल नंबर। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां जो हमने अभी थोड़ी देर चर्चा करी वो हमने क्या देखा, वो हमने अब तक देखा था कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं। लेकिन एक बार के लिए यह भी जानना जरूरी है कि कौन से हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जब आपको दोनों पक्ष पता होंगे तो इवैल्यूएशन काफी आसान हो जाता है। तो यहां पे जो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे x + 1/x, यानी विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा हो जाता है, x प्लस कितना सर, x + x⁻⁻1, ठीक है। देन आपने यहां पे देखा भैया √(x + 3), इसको भी अगर मैं लिखूं ऐसे पावर वाले फॉर्म में तो x⁻1/2 + 3, देन थर्ड क्यूब √(y + y², ठीक है। तो सर ये हो जाएगा y⁻1/3 + y²। तो ये जो एग्जाम्पल्स यहां पे दिए गए हैं उनका सोल पर्पस आपको ये आइडेंटिफाई करवाना है, आपको ये समझाना है कि कौन सी पावर्स होल नंबर नहीं होती हैं, जिनकी वजह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के पूरे परिवार को आप पॉलिनोमियल्स नहीं कहते। किस किस को या किस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम अलग छोड़ देते हैं, तो उसके एग्जांपल्स यहां पे आपको दिए गए हैं। जो सारे एग्जांपल्स हम यहां पे देख रहे हैं 3 और भी ऐसे बहुत सारे होंगे, ये सब के सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं लेकिन पॉलिनोमियल तक का सफर वो नहीं तय कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया? तो हमने ये भी समझ लिया पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, पर हमने अभी ये भी समझ लिया कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। दोनों पक्षों का ज्ञान होना जरूरी है ताकि आप क्विकली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, गुड टू गो। चलिए अब यहां देखो, अगेन अगर आप देखेंगे √(x + 3) जो मैं बोल रहा था x⁻1/2 + 3 कितना है, 1/2 है, जो कि फिर से होल नंबर नहीं है। तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन सॉरी, जब भी मैं किसी सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, जब भी मैं ये इवैल्यूएट कर रहा हूं कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा जो वेरिएबल है उसकी पावर में कौन बैठा है। ठीक है, क्योंकि पावर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारा वेरिएबल कैसे बिहेव करेगा। ठीक है ना। अब अगर आप किसी अनाड़ी ड्राइवर को, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती है, उसको साइकिल दोगे तो वो हद से हद किस में ठोक देगा, वो भैया डिवाइडर में ठोक देगा और खुद गिर जाएगा, है कि नहीं। पावर हमने कम दी तो वो उसने खाली या तो साइकिल को डैमेज पहुंचाया या फिर खुद को। पर अगर हमने किसी अनाड़ी ड्राइवर को डंपर चलाने को दे दिया, मतलब बड़ा वाला ट्रक चलाने को दे दिया, तो वो भले खुद को कुछ ना करे लेकिन सामने वाले 2-3 लोगों को तो हार्म कर ही देगा, है कि नहीं। ये बात आप भी मानोगे। ठीक वैसा ही है कि पावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज के होने या फिर न होने में। ठीक है, अब यहां पे देखिए √(x + 3), क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हमारा जवाब होना चाहिए भैया नहीं। वैसे ही अगर क्यूब √(y + y² है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर में क्या आ जा रहा है सर, 1/3 आ जा रहा है, विच इज नॉट अ होल नंबर। हालांकि आगे y² है, तो अगर मैं उसी बड़े ट्रक वाले एग्जाम्पल को लेके चलूं कि भैया ड्राइवर अनाड़ी है पर कंडक्टर जो है वो ट्रेन्ड ड्राइवर है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। जो बाजू में कंडक्टर बैठा है उसका क्या इंपैक्ट होगा, कुछ इंपैक्ट नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि ड्राइवर अगर अनाड़ी है और उसको चलाने नहीं आ रही है, उससे संभलते नहीं बन रही है, तो वो जो बाजू में बैठा हुआ कंडक्टर है उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, उल्टा वो नेगेटिव ही जाएगा पूरी चीज, है कि नहीं। ठीक वैसे ही यहां पे है, भले ही जो सेकेंड टर्म है हमारी, यहां पे जो हमारी सेकेंड टर्म है उसकी पावर होल नंबर है,
लेकिन किंतु परंतु फर्स्ट टर्म की पावर फ्रैक्शन में आ रही है जो कि होल नंबर नहीं है, इसीलिए दुख के साथ इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। सर अगर मैं y स्क्वायर को पहले लिखूं और y की पावर 1/3 को पीछे लिखूं तो भैया अब ये देखो ऐसा है, अगर आप वैसा कर भी लेंगे तब भी y स्क्वायर प्लस y की पावर 1/3 यहां पे आप किस पोजीशन पे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये नहीं कर सकते कि सर जहां पे ज्यादा भीड़ होगी वहां पे हम जो हमारा ट्रेंड ड्राइवर है उससे चलवाएंगे और जहां पे हाईवे होगा वहां पे हम वो अनाड़ी से चलवाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं होता है, अगर वहां पे भी आप चलवाओगे तो भी रिस्क तो है, और वहां तो इनफैक्ट बड़ा रिस्क है क्योंकि और ज्यादा स्पीड में वाहन चलते हैं। तो ठीक वैसे ही यहां पे है, अगर पावर में होल नंबर के अलावा कुछ और आ गया, स्टार्टिंग में आए, मध्य में आए, अंतिम में आए, फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के ऊपर अगर होल नंबर के अलावा कुछ और आया, चाहे वो होल नंबर चाहे वो वेरिएबल कहीं भी सिचुएटेड हो, उसका फर्क आपके डिसीजन पे पड़ेगा कि पॉलिनोमियल कहलाओगे या फिर नहीं कहलाओगे। समझ गए भैया? तुम लोग भी समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर में क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ जा रहा है, होल नंबर उपलब्ध नहीं है। चलो यहां देखो, इफ द वेरिएबल इज इन अ पॉलिनोमियल इज x, वी मे डिनोट पॉलिनोमियल बाय p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। अब देखो यहां पे जो हमने पॉलिनोमियल्स डिस्कस किए वो किसी एक वेरिएबल में चलेंगे। हमने यही कहा भैया, हम पढ़ ही रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो उनको लिखने का जो इन जनरल तरीका है वो देखो कैसा होगा। जैसे मान लिखा मैंने 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। तो इनको लिखने का जो इन जनरल तरीका है उसमें हम क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं इसको पॉलिनोमियल, लेकिन कौन से वेरिएबल का? ऐसा तो है नहीं कि सारे x के होंगे, y का, t का, किसी का भी हो सकता है। तो हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज सच दैट इट इज डिफाइंड एज, ये जो हम लगाया वो दिखा रहा है कि हमने कैसे उस पॉलिनोमियल को परिभाषित किया है। तो 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 एग्जाम्पल था ये। कभी कभी किसी सवाल में एक से ज्यादा पॉलिनोमियल होंगे तो आपने एक को लिख दिया p, एक को लिख दिया q, एक को लिख दिया r, एक को लिख दिया s, और जो वेरिएबल है यहाँ पे x है तो हमने x के हिसाब से लिखा, यहाँ पे वेरिएबल y है तो हमने y दर्शा दिया, यहाँ पे u है तो हमने u दर्शा दिया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सर। तो आपके वेरिएबल कौन सा है उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में, वो वहां पे एक रोल प्ले करता है, और उसको क्योंकि एक नाम देना है कि ये पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने आगे एक अल्फाबेट लगा दिया विच रिप्रेजेंट्स कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलो गुड टू गो। तो ये हमने नेमिंग का तरीका सीखा। अब यहां देखो बात करते हैं, अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर यहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलेंगे तो इस x पावर 150, 149 से सो ऑन चलते जाएंगे तो इस पॉलिनोमियल में 151 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। अब यहां पे देखो, कंसिडर द पॉलिनोमियल्स 2x, 2, 5x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर y एंड u4। ठीक है, डू यू सी दैट ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको ऑब्जर्व करो, इसको u/4 लिखो। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर आप इन सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करो, चाहे वो 2x हो जाए, चाहे वो 2 हो जाए, चाहे वो 5x क्यूब हो जाए, चाहे वो माइनस 5x स्क्वायर हो जाए, चाहे y हो जाए या फिर u/4 हो जाए। ठीक है, इन सबको अगर आप ऑब्जर्व करोगे और कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करोगे तो देखो वेरिएबल तो अलग अलग है, जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में 1 है, किसी में 1/4 है। ठीक है, लेकिन समानता क्या है? अगर मुझे कुछ ढूंढनी है तो समानता ये है सर कि इन सब में एक ही टर्म है। तो अब हम जो सीखने वाले हैं, जो यहां पे हम करने वाले हैं, वो हम कर रहे हैं नामकरण। क्या कर रहे हैं भैया? हम नामकरण। किसका? तो हम नामकरण करेंगे यहां पे, किसका करेंगे भैया नामकरण? हम नामकरण करेंगे पॉलिनोमियल्स का।
सर व्हाट डू यू मीन बाय नामकरण, मतलब हमारी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है, इंग्लिश हिंदी थोड़ी कमजोर है। देखो नामकरण मतलब होता है नेमिंग सेरेमनी, ठीक है, तो कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, ये नोमेनक्लेचर सॉर्ट ऑफ है। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो नोमेनक्लेचर जिसे हम कहते हैं ना कि नेम कैसे देना है, तो वही यहां पे हम थोड़ा सीख रहे हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं मोनोमियल। एक ही टर्म है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाती हैं, कितनी? अगर नंबर ऑफ टर्म्स दो हो जाती हैं तो क्या हमारे पास कोई नाम है? बिल्कुल है सर। इन सभी में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी, और अगर हम सोचे यहां पे तो इन सब में दो टर्म हैं तो इसका नाम हमने रखा है बाइनोमियल। ठीक है, मोनो मतलब एक, मोनोमियल, बाइनोमियल जहां पे बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हैं? ये तो मेरा बाई है, तो आप और वो मिलके कितने हो गए? दो हो गए ना। तो ऐसे याद रख सकते हो तो ऐसे रख लो, वरना इन जनरल भी आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ कि एक टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, और अगर तीन है तो यहां पे देखो आपको मिलेगा कि अगर तीन है तो उसका नाम होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सर क्या ऐसे क्या 150 तक लेके जाओगे? क्या 150 का दिया था? नहीं भैया, शुरू के 2-4 बता रहे हैं, बाकी को नाम करना साइंटिस्ट ने भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल 3 टर्म्स हो, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्टली 3 टर्म्स होंगे, उन्हें आप कहोगे क्या? उन्हें आप कहोगे ट्राइनोमियल। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। अब देख लो यहां पे ऐसा नहीं है कि ट्राइनोमियल में कोई हाईएस्ट पावर जो होगी वो 3 होगी। आप यहां पे वेरियस एग्जांपल देख सकते हैं जहां पे पावर अलग अलग है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है, लेकिन सब के सब पॉलिनोमियल है। सर इसमें रूट आ गया, और आपने कहा था कि रूट वाला जो होता है वो तो पॉलिनोमियल नहीं होता। प्रभु, जो हमने एग्जाम्पल देखा था कि पॉलिनोमियल नहीं होता, उसमें रूट के अंदर वेरिएबल आ गया था। ठीक है, और यहां पे रूट के अंदर एक नंबर है, दोनों में फर्क है। रूट के अंदर वेरिएबल अगर आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर के हिसाब से डिसाइड होता है कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। लेकिन अगर नंबर के ऊपर रूट है तो आप उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि नंबर का पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कहीं भी कुछ रोल नहीं है, केवल और केवल वेरिएबल्स का है। तो अगर वेरिएबल के ऊपर रूट आ जाए तो अलाउड नहीं है, पर अगर नंबर के ऊपर आ जाता है तो उससे हमारे पॉलिनोमियल होने की जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो जैसा था वो वैसा ही चलेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, नाउ लुक एट द पॉलिनोमियल 3x की पावर 7 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x plus x plus 9. What is the term with the highest power of x? It is 3x power 7. The exponent of x in the term is 7. ठीक है, सिमिलरली अब देखो यहां पे जो हम नेमिंग कर रहे थे वो कहां पे खत्म हो गई? 3 टर्म वाले पे। पहले वाले को मोनोमियल, दूसरे वाले को बाइनोमियल, तीसरे वाले को ट्राइनोमियल। पहले वाले में 1 टर्म, दूसरे वाले में 2 टर्म, तीसरे वाले में 3 टर्म। ठीक है, अब चौथे वाले में सर अगर 4 टर्म हो जाती हैं तो फिर आप नेमिंग करना, यहां पे आपको उतना डीप में नहीं जाना है, चौथे वाले से आप सबको ही पॉलिनोमियल बोलना शुरू कर दोगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर में अगर आप में कोई आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो कोई उसे गोलू मोलू बोल देगा, कोई उसे चिंकू पिंकू बोल देगा। ठीक है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, 9-10 साल का हो जाएगा, तो ये सारे जो प्यार से नाम रखे गए थे वो सबके सब हटा दिए जाते हैं और केवल जो उनका
ओरिजिनल नाम है वही रखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मान लो लड़का बहुत हैंडसम है, एकदम बढ़िया है, तो उसका नाम अभिषेक रख दोगे, है ना। अगर लेकिन उसको बचपन में क्योंकि वो गोलू मोलू है, क्यूट सा है, तो उसका नाम आपने चिंटू, पिंटू, गोलू, पप्पू कुछ भी रख दिया। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, 9-10 साल का हो गया, बढ़िया एकदम अच्छे से नहा धो के रोज तैयार होकर मंदिर जाने वाला हो गया, हैंडसम लड़का बन गया 15-16 के साल में उम्र में, ठीक है, तो फिर उसको अपने नाम रखा था अभिषेक, तो वो अपने नाम को रोशन करेगा, है कि नहीं। ये समझ गए आप। चलो ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे जो चर्चा कर रहे थे, हम रीड कर रहे थे, वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सवाल क्या था। सवाल कुछ ऐसा था कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है तो उसकी हाईएस्ट पावर यहां पे मुझे आइडेंटिफाई करने का टास्क दिया गया था। मैंने देखा हाईएस्ट पावर क्या होगी भैया, तो सर इसकी पावर में तो x है ही नहीं, मतलब इसके साथ तो x है ही नहीं, x की पावर 0, तो पावर हो गई 0। फिर यहां पे x है पावर 1, x पावर 6 है, एक बड़ी पावर है, और आगे गया तो x पावर 7 है। तो वो टर्म जिसके पास हाईएस्ट पावर है यहां पे वो है 3 पावर 7। अब हम पावर के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द एक्सपोनेंट ऑफ x इन दिस टर्म इज 7। इन सिमिलरली इन द पॉलिनोमियल 5y पावर 6 minus 4y square minus 6, the term with highest power of y is 5 power 6। तो वो टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर है वो है 5 पावर 6। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। अब आप यहां पे देखेंगे एंड द एक्सपोनेंट ऑफ y इन दिस टर्म इज 6। तो यहां पे अभी हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा एक्टिविटी किया जिसमें हमने पॉलिनोमियल को थोड़ा सा स्टडी किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हमारे पॉलिनोमियल को थोड़ा सा स्टडी किया और हमसे कहा गया कि आप वो टर्म ढूंढिए, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर हो। तो आपने लिखा है यहां पे फाइंड द टर्म विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर। चलिए, ये हमें बोला गया था और फिर बोला गया था कि जरा हाईलाइट कर दो वो हाईएस्ट पावर कितनी है, ठीक है। जैसे अगर आप पहले वाले में देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि हाईएस्ट पावर है 7। तो आपने यहां पे क्या लिखा, आपने लिखा कि भैया हाईलाइट कर दो, हाईलाइट द हाईएस्ट पावर, लिख दो, एक काम करो एक जगह पे। तो हमने लिख दिया। तो पहले वाले में देखा हमने हाईएस्ट पावर थी 7, तो हमने लिख दिया कि भैया एक्सपोनेंट इसका 7 है। दूसरे वाले में देखा हमने जो टर्म थी हाईएस्ट पावर के साथ वो थी 5y पावर 6 और जो एक्सपोनेंट था y का वो था 6। तो मैंने इस पूरे एक्टिविटी में क्या किया, मैंने मेरे पॉलिनोमियल को स्टडी किया, वो टर्म पता लगाई जिसमें हाईएस्ट पावर है और उसकी पावर को मैंने हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है ये कॉन्सेप्ट? तो जो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है, एक और टर्म है जो कि आपके एग्जिस्टेंस में आती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। आप बोलोगे सर इसने इंजीनियरिंग करी है। अरे वो वाली डिग्री नहीं मेरे भाई, मतलब इतना गंदा जोक मैं मारूं तो अच्छी बात है, तुम मत मारना, पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है, अपनी तो उम्र निकल गई। तो भैया वो वाला पॉलिनोमियल या हर वो पॉलिनोमियल जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसकी कुछ डिग्री होती है और इस डिग्री का पढ़ाई वाली डिग्री से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये वाला डिग्री आप नहीं समझेंगे ठीक से तो आगे जाके जीवन में जो भी डिग्री लेना चाहेंगे उसमें उलझ जाएंगे। वाह सर क्या वर्ड का गेम खेला है। तो बात समझो, यहां पे जो डिग्री होती है वो होता है आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और डिग्री पे चर्चा तब होती है जब हम पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को पढ़ते हैं, ठीक है, ज्यादातर केसेस में। तो क्योंकि हमारा एक ही वेरिएबल है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल के जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, जो कि एक ही वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। और वो जो हाईएस्ट पावर होती है वो कहलाती है डिग्री। जैसे हमने जो एग्जाम्पल देखा वो 3x पावर 7 माइनस 4x पावर 6 प्लस x प्लस 9 का, उसकी कोई मुझसे डिग्री पूछ ले तो उसका जवाब होगा 7। वैसे ही
अगर ये 5y पावर 6 माइनस 4y² माइनस 6 की कोई डिग्री पूछ ले तो वो हो जाएगी 6। तो वो जो हमने पीछे स्टेप्स लगे ये हमें करने हैं जब हमसे कोई डिग्री पूछता है। तो इसका इस प्रोसेस का आउटकम है, इस प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट है डिग्री का पता लगना। डिग्री किसकी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस प्रोसेस का आउटकम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का पता लगना, और इस पूरे प्रोसेस का जो रिजल्ट होगा वो हमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। नीचे दिए गए, अगर इंग्लिश में बताएं तो राइट द डिग्री ऑफ द बिलो मेंशन्ड पॉलिनोमियल, और आपको वो बतानी होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका पॉलिनोमियल है। 4 ऑप्शन दे दिए, सही वाला आपने मार्क कर दिया। अगर आंसर सही हो गया तो आप भी ऐसे विक्ट्री का निशान दिखाओगे, पर अगर गलत हो गया तो ऐसे फिर मुंह छुपा के घर चले जाओगे, है कि नहीं? क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर अपना गलत हो जाए तो दिल से एकदम क्या लगती है, वो चोट लगती है, क्या कहते हैं, दिल से बुरा लगता है मेरे भाई, है ना, वो वाला हिसाब हो जाता है। चलो तो कंटिन्यू करें अपन। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1 आ चुका है, जहां पे हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि दिए गए पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए। यानी आपको बताना है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि एक ही वेरिएबल में हम पूरा काम कर रहे हैं तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इन तीनों का आंसर। चलो तो भैया पहला वाला अगर मैं देखूं तो यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, तो सर हमारा क्वेश्चन अगर हम यहां पे देखेंगे तो वो है x पावर 5 इंटू एक्स पावर 4, सॉरी इंटू नहीं माइनस है, x पावर 4 है वो। ठीक है, वो क्या गर्मी ज्यादा है तो वो नीचे उतर के आ गया था, तो ये x पावर 4 प्लस 3। हाईएस्ट पावर कितना है? 5 है सर, तो डिग्री कितनी होगी? तो सर डिग्री हो जाएगी 5। ठीक है, चलिए आपकी बात मैंने मान ली, डिग्री 5। नेक्स्ट, यहां पे भले ही यहां पे आपका नंबर पहले लिखा है फिर पावर इंक्रीज होते जा रही है, हमारा हमेशा लक्ष्य रहेगा डिग्री निकालते समय हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है। तो आप बोलोगे सर इसकी हाईएस्ट पावर है 8, तो डिग्री हो जाएगी 8। लास्ट वाले में सिर्फ 2 है और कुछ है ही नहीं सर, लेकिन हमने ये सीखा है कि ये 2 इकलौता नहीं है, इसके साथ एक हमारा वेरिएबल चलता है जो कि होता है x टू द पावर 0। तो अगर कोई हमसे डिग्री पूछे तो वो हो जाएगी 0, और ये आपको एज अ कॉन्क्रीट स्टेटमेंट अपने पूरे टेक्स्ट में भी मिलेगी। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो देखो यहां पे लिखा है द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो वाला मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे जितने कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो को छोड़ के, जीरो को हटा के जितने कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं सबकी डिग्री क्या होगी? सबकी डिग्री होगी 0। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 जो है वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। अच्छा एक सवाल का जवाब दो। अगर मान लो मेरा कोई क्वेश्चन है कि x पावर 5 प्लस 2 पावर 7 है, इसकी डिग्री क्या होगी? जरा मुझे ये आप बताइएगा। कहां पे भैया? अपने कमेंट सेक्शन में कि इसकी डिग्री क्या होगी। जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि इसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी या 7 होगी। ठीक है, ये आप मुझे सोच के बताना। और अब अगर, क्योंकि मुझे आंसर तो बताना ही है, अब मैं कब तक कमेंट में रिप्लाई करूंगा, तो अगर अब तक आपने उसको सोच लिया है और आपने आंसर दिया है 5 तो आपका आंसर सही है, पर अगर आपने आंसर दिया है 7 तो आपका आंसर गलत है। रीजन बीइंग, सर रीजन बहुत सिंपल है, हमने जो परिभाषा पढ़ी है डिग्री की, इट इज अबाउट द पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री केवल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से वास्ता रखती है, ये कांस्टेंट की पावर कितनी भी हो उससे डिग्री को फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां देखो, आपको यहां पे बोला है कि जरा ऑब्जर्व कीजिए 4x प्लस 5 2y t प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस u को, इन सब में क्या कॉमन है? सर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सब में 2 है बस एक में छोड़ के, पर मुझे सब में कॉमन पूछा है तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का तो लॉजिक चल नहीं सकता।
अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका वेरिएबल है x, यहां पे y है, यहां पे t है और यहां पे u है। ठीक है, इन सब में आपका वेरिएबल पॉजिटिव है, इसमें वेरिएबल नेगेटिव है, तो वो भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे जो आपके कांस्टेंट टर्म्स है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे +3 है, तो वो भी अलग हो गया। x, y, t और u में देखोगे 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखा अब तक। तो देखो यहाँ पे लिखा है अगली ही लाइन में कि अगर आप थोड़ा और गहन चिंतन मनन करोगे तो आपको दिखेगा कि इन सभी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो है 1। ठीक है, तो एक हमने जो नामकरण किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और अब जो हम नामकरण सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है 1 उसे आप कहते हो लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ और एग्जांपल यहां पे देख लो, तो यहां पे आप देखोगे भैया 2x - 1, यहां पे हो गया √2y + 1, अब अगेन और यहां पे 2 - u। सर √2y + 1 आपने तो कहा था वेरिएबल के रूप पर रूट नहीं आता, पर ये कैसे हो गया पॉलिनोमियल के इतिहास में? अरे दादा जरा उसको ध्यान से देखो, वो जो √2 का रूट है वो केवल 2 तक है, वो y के पास नहीं जा रहा है। और हमारा रूल जो है पॉलिनोमियल का वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है? वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करता है हमारे वेरिएबल पे। और यहां पे जो वेरिएबल है हमारे पास वो कैसा है? सर वो तो बिल्कुल सही है, होल नंबर की पावर में। हाँ, उसका जो मल्टीप्लाई होने वाली संख्या है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो रूट में है, पर उसकी कोई पाबंदी या मनाही हमें नहीं की गई है, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। अब यहां पे आपको एक टास्क दिया जा रहा है, ट्राई एंड फाइंड। जरा कोशिश करो और ढूंढो। किसको ढूंढो? ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें एक ही वेरिएबल हो, ठीक है, जिसकी 3 टर्म्स हो और वो लीनियर हो। क्या टास्क दिया है आपको? आपको टास्क दिया है पॉलिनोमियल ढूंढना है। ठीक है, क्या विशेषता होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की? तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 1। ठीक है, डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल भी एक होना चाहिए। जैसे अगर x है तो पूरा x में चलेगा, y है तो पूरा y में चलेगा। ठीक है, लेकिन जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होना चाहिए 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। अब आप कोशिश करके देखो। ठीक है, एंड इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर। मतलब अगर आप दिमाग में ये सोच रहे हो कि सर मैं 3x + 2x + 7 लिख देता हूं, ये भी तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। भैया ये सिंप्लीफाइड नहीं है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन होना चाहिए 5x + 7। और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्चुअल है वो तो 2 ही है, तो आपकी थर्ड कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो आप इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन जो कंडीशन हमें दी गई थी उसका शायद हमें कोई एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा और सोच लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, और अगर उतने में अगर पढ़ लिए हो तो देखो अगली लाइन में क्या लिखा है। अगली लाइन में लिखा है यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड, यानी जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन आप यहां पे नहीं ढूंढ पाएंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल जिसका एक वेरिएबल हो और कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। क्योंकि अगर आप यहां पे गहन चिंतन मनन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में होगा तो हो जाएगा, पर एक ही वेरिएबल में है तो उसमें एट मैक्स 2 टर्म्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 तक हो सकते हैं। ठीक है, एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन x विल बी ऑफ फॉर्म ax + b। अब ये क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे तो हमें एक जनरल फॉर्म की जरूरत होती है, तो यहां पे हमने लिखा ax + b, जिसमें जो x है केवल वो एक वेरिएबल है, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? 1 वेरिएबल में। तो जो 1 वेरिएबल है हमारा वो है x, जो a और b है, क्योंकि मैं इन जनरल लिख रहा हूं तो वो हो जाएंगे कॉन्स्टेंट्स, और मेरे लिए a को 0 ना रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि a चिपका है x के साथ। अगर a 0 हो जाएगा तो x का भी सर्वनाश हो जाएगा,
तो हमारा पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, मतलब बचेगा तो सही लेकिन केवल कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, वेरिएबल तो पूरा का पूरा गायब ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए वाई प्लस बी है तो वो भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें आपका वेरिएबल है y और a और b क्या है, वो है कांस्टेंट टर्म्स। ये क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो कुछ और पॉलिनोमियल है, इसमें भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचोगे तो क्या कॉमन निकल के आएगा, तो प्रोबेबली आप यहाँ पे देखोगे कि सबकी जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि अब तो हमने पावर के बारे में काफी चर्चा कर ली है, सबकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है, तो सर वो आ रही है 2। यहाँ पे देखोगे 2x² + 5 हाईएस्ट पावर 2 यानी डिग्री 2। इस 3 टर्म वाले की भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये सिंगल टर्म है फिर भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ये 2 टर्म वाले हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। अगेन जो फ्रैक्शन है वो कोएफिशिएंट्स में है तो वो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब में कॉमन क्या था, हाईएस्ट पावर थी 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है उनका नाम होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसी पे बेस एक चैप्टर है 10th में जिसको आप पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां पे आप ऐसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखते हो जिनकी हाईएस्ट पावर होती है 2, उनको इक्वेशन के फॉर्म में बदल के, ठीक है। ये क्लियर हो गया। कुछ और एग्जांपल देखो, 5 - y², 4y + 5y², 6 - y - y²। Can you write a quadratic polynomial in one variable with 4 different terms? ये भी ट्राई कर लो। क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। क्या होनी चाहिए उसकी खूबी कि एक ही वेरिएबल में हो और 4 टर्म्स वाला हो, 4 अलग अलग टर्म्स वाला। तो जैसा कि आप पिछले अनुभव से सीख के आए हैं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जो ठंडे पानी से नहाते नहाते जिसको सर्दी हो जाए फिर वो 12 महीने गर्म पानी से नहाता है, ठीक वैसे ही आप ये वाली एक्टिविटी शायद अब नहीं करोगे क्योंकि पिछली वाली में पहले ही भुगत चुके हो, है कि नहीं। तो यहां पे आपको बात क्लियरली समझ आ गई होगी। यू विल फाइंड दैट, देखो उन्होंने खुद ही बता दिया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल में है, तो उसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यहां पे आपको जितनी भी आप लिस्ट बनाओगे, जितने भी लिख लोगे, क्वाड्रेटिक वाले में 3 टर्म, लीनियर वाले में 2 टर्म, कांस्टेंट वाला जिसमें x की पावर 0 होती है उसमें 1 टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा मामला चलेगा। इफ यू लिस्ट अ फ्यू मोर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यू विल फाइंड एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x ऑफ फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म दिया है जहां पे आपकी जो अननोन क्वांटिटी है, जो वेरिएबल है वो है x, जिसकी हमें अलग अलग पावर देखने को मिल रही है, और जो नोन है वो है a b c, जिनको हमने कांस्टेंट्स कहा है, और a को 0 के बराबर ना रखना हमारी मजबूरी है। सर अब की बार क्यों, पिछली बार तो x गायब हो रहा था। देखो अगर आपने a को 0 रख दिया तो ये पहला वाला हिस्सा आपका डिलीट हो जाएगा, और इसका डिलीट होना मतलब एग्जाम्पल का मतलब हमारे सवाल का क्वाड्रेटिक से लीनियर में ट्रांसफर होना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक टू लीनियर ट्रांसफर ये कब होगा, जब आपका a हो जाएगा 0। तो इफ a इज इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा भैया, तो x² हो जाएगा गायब और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में बदल जाएगी। ये क्लियर हो गया। ऐसे अगर आपको y के टर्म्स में चाहिए तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, ये है y के टर्म्स में, और यहाँ पे आपका a ≠ 0 है और abc क्या है, abc आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। क्लियर हो गई ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। मूविंग अहेड, ठीक है। और तो अब तक आपने क्या देख लिया, अब तक आपने पॉलिनोमियल देखे ऐसे वाले जिसमें किसी की डिग्री थी 1, किसी की डिग्री 2, किसी की डिग्री 3, ठीक है। कैन यू राइट डाउन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आपको क्या टास्क दिया जा रहा है कि जरा एक जनरल फॉर्म बता दो, ठीक है। अब ये तो आपने 3 पावर कर लिए, ठीक है, वन वेरिएबल में होगा, डिग्री आपको अगर नहीं पता है, मान लो उसमें डिग्री कोई अलग सा ही नंबर है, तो कैसे करोगे आप, तो देखो बहुत सिंपल सा है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ चलना है, और हमें पता नहीं है कि वेरिएबल लगेगा, वेरिएबल अकेले रहेगा या किसी नंबर के साथ रहेगा, तो उसके लिए एक स्थान देते चलना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। जहां पे देखो an -1 ऐसे करके एक एक कम हो रहा है, कौन, हमारे नंबर्स भी यानी कोएफिशिएंट्स भी और x की पावर भी। इन जनरल जो फॉर्म यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। चलो
इन पर्टिकुलर इफ a0 a1 a2 ये सब बराबर हैं तो फिर आप यहां पे क्या कहोगे, ऑल, अच्छा ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर ये सब 0 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो पूरा मामला है वो अगर आप यहां पे देखोगे, इन सब की जगह अगर मैं 0 लिख दूं, सब कोई 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, वो भी होगा 0। तो हमें मिलेगा एक 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, ये एक बड़ा सवाल है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब ये बड़ा सवाल क्यों है, क्योंकि देखो आमतौर पे हमने जितने नंबर्स देखे, मान लो 7 हो गया, सबके साथ हमने रखा x की पावर 0, राइट। क्यों रखा, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं कुछ रख दूंगा तो मेरा सवाल पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाएगा, राइट, यस सर। लेकिन 0 के साथ कैसा है, अगर मैं यहां पे रखूं x की पावर 0 तब भी रिजल्ट 0 आएगा, अगर मैं रख दूं x की पावर 4 और 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं रख दूं 0 इंटू एक्स की पावर 742 होल नंबर है कि नहीं है, तब भी 0 आएगा। तो मैं एंड रिजल्ट को देख के नहीं बता सकता, मैं एंड रिजल्ट को देख के नहीं बता सकता कि भैया डिग्री कौन सी थी। तो इस चर्चा से बचने के लिए, इस पूरे डिस्कशन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बोला कि किसी 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि x की कोई सी भी पावर ले लो 0 से मल्टीप्लाई होने पे सब 0 हो जाएंगे। लेकिन बाकी केसेस में हम इन जनरल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में x की पावर 0 के अलावा कुछ और लेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये क्लियर हो गई आपको बात, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, मूविंग अहेड, ठीक है। सो फार वी हैव डेल्ट विथ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, जितने भी हमने अब तक यहां पे चर्चा की, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की ही की। वी कैन ऑल्सो हैव पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में चलेंगे, नहीं, आपके वेरिएबल्स ज्यादा हो सकते हैं, मोर देन वन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, यहां 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 10 प्लस आर, जहां पे आपके वेरिएबल्स हैं पी क्यू और आर, ठीक है। उसके बाद u पावर 3 एंड v पावर 2, ये भी आपके वेरिएबल्स हैं जिसमें u और v आपके वेरिएबल हैं। ये सब 3, 2, 4 वाले अलग अलग आपको केस दिख रहे हैं। इनके बारे में आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं हमारा सिलसिला, जहां पे हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व। सवाल कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ठीक है, वन वेरिएबल में, और कौन सा नहीं, आपको जवाब देना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, राइट। क्योंकि देखो वहां पे थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही थी तो अपन ने उसको करेक्ट कर दिया, एक बार दोबारा देख लो। हाँ, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सवाल है मेरा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। क्या बताना है मुझे बताना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहां पे हमारा जवाब क्या होना चाहिए सर, यहां पे अगर हम देखें थोड़ा सोच समझ के, तो हमारा जवाब होना चाहिए यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कोई शंका, कोई हिचकिचाहट की बात ही नहीं है। ये क्लियर हो गया। क्यों है भैया, क्योंकि सर अगर आप देखेंगे पावर, तो वो भैया हाईएस्ट पावर 2 है, और सारे जो आपके वेरिएबल हैं उनकी पावर होल नंबर है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यस, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ऑल पावर्स ऑफ होल नंबर्स आर, ऑल पावर्स या ऑल एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स, ठीक है। ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल एक्स आर होल नंबर्स, ऐसा आप लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस √2। हालांकि √2 है लेकिन वो अकेला नंबर है, तो उससे हमारे वेरिएबल को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो अभी भी होल नंबर के फॉर्म में है और वैसा ही रहेगा। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो किसी चीज के होने में आपको ज्यादा रीजन नहीं देना पड़ता है, ना होने में, रिजेक्शन के लिए जरूर आपको रीजन देना पड़ेगा।
यहां देखिए 3√t प्लस t√2, इसको मैं अगर दूसरे फॉर्म में लिखूं जहां पे मेरी पावर क्लियरली विजिबल हो जाए कि ये कैसे फॉर्म में आ रही, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 1 इंटू √2। अब यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो t की पावर आ रही है 1/2, 1/2 पावर का आना मतलब क्या हुआ कि भैया आप तो पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा भैया एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर नहीं है इसलिए नो, होल नंबर होता तो यस, इज नॉट अ होल नंबर। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे से मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया। अब देख लो इसका डी पार्ट, y प्लस 2/y। अगेन जब तक पूरा आप ऑब्जर्वेशन ना कर लें तब तक कोई भी कंक्लूजन की तरफ न भागें। इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा y पावर 1 प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अगेन नीचे था डिनोमिनेटर में, मुझे ऊपर लेके आना था तो मैं उसको ऊपर लेके आया, लेकिन उस चक्कर में पावर जो थी वो माइनस साइन के साथ आ गई। हालांकि मैंने मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं किया, पर पावर क्योंकि -1 आ गई तो नो हो जाएगा। रीजन क्या रहेगा, वही जो पिछली बार लिखा कि द पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज वाई। चलो इसका ई पार्ट देख लो। अब यहां पे अगर आप देखोगे आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या है कि नहीं। 3 वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और उसके बाद बोला है 1 वेरिएबल में है कि नहीं। तो एज फार एज पॉलिनोमियल की बात है तो उसका जवाब तो यस होगा, पर अगर 1 वेरिएबल की बात है तो जवाब यहां पे हो जाएगा नो, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स नॉट 1, इन 3 वेरिएबल्स। क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स में है हमारा पॉलिनोमियल तो हम इसको 1 वेरिएबल के लिए तो नो ही कहेंगे ना भैया। हम नो ये नहीं कह रहे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाला नहीं है, 3 वेरिएबल वाला है। जबकि हमारा सवाल बोल रहा है कि आपको 1 वेरिएबल वाले के लिए बताना है कि यस होगा या फिर नो। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है हमेशा। क्लियर हो गई ये बात? तो पहले वाले क्वेश्चन का हमने ई पार्ट भी यहां पे समाप्त कर दिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। अब यहां देखो, इसको अगर मैं थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के पास तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां हो जाएगा 1। क्लियर है ये? बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत क्विकली हो जाना चाहिए। यहां पे भी आप देखोगे एक्सपैंड करोगे इसको तो ये 2 यहां पे हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 भी हो रहा है और माइनस साइन भी हो रहा है साथ में, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन को हमेशा साथ लेके चलना है। प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब। पूछा आपसे एक्स स्क्वायर का है तो केवल उसी का बताओगे तो आपका जवाब आएगा -1। ये क्लियर है? बिल्कुल सर, कहीं कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। मूविंग अहेड, सी पार्ट में देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा π/2 इंटू एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, रैशनल इरैशनल कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर कोएफिशिएंट पूछा है तो वो हम पूरी ईमानदारी से बताएंगे, जो कि यहाँ पे आ रहा है π/2। क्लियर है ये मामला? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं था। चलो बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल। इसका डी पार्ट देखो, √2x - 1 एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर को ले आते हैं कैसे, जीरो की सहायता से। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स। इसमें बहुत लोग पक्का अटकेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं तो कोएफिशिएंट कैसे बताएं। जो होता नहीं है उसको बहुत बार लाने की क्षमता गणित की एक सिंपल सी संख्या रखती है, वो है 0। 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक्स स्क्वायर को तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी मिल जाएगा। अब 0 है तो है भैया, इसमें कुछ कर नहीं सकते। जो आज 0 है वो कल हीरो भी बन सकता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। जैसा सवाल था वैसा ही हम यहाँ पे जवाब देंगे। थर्ड पार्ट देखो आपसे क्या बोल रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल जिसकी डिग्री हो 35। डिग्री मतलब क्या होता है सर? डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। तो हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की।
ठीक है। और बाइनोमियल मतलब कितनी टर्म्स सर? 2 टर्म्स। वेरिएबल कितने हैं ये मेंशन नहीं किया है, पर आप यूजुअली 1 वेरिएबल में लेके चलो, क्योंकि पूरी हमने जो मेहनत की वो 1 वेरिएबल की ही कही है। ठीक है, 2 टर्म्स होने चाहिए, तो एक लिख दिया मैंने x, दूसरा लिख दिया मैंने नंबर 5। हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए? 35। पावर किस पे होगी? x पे, तो आप x पावर 35 प्लस 5 लिख सकते हो, या फिर आप x पावर 35 प्लस x कितना लिख सकते हो? x की पावर 22 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना पावर 35 से ऊपर ना जाए और नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 2 से ज्यादा ना हो। मैंने कांस्टेंट को हटा दिया, वो भी कर सकते हैं। आपको कांस्टेंट को रखना है, इजी पड़ेगा, तो आप वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला? आपको बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 10, तो ये बाइनोमियल वाला हो गया। मोनोमियल मतलब कितनी? 1 टर्म, एक ही टर्म रहेगी, और एक ही टर्म रहेगी जिसकी डिग्री होगी 10। तो भैया वेरिएबल एक तो लाना ही पड़ेगा, x टू द पावर 10 होना चाहिए मेरा आंसर, है कि नहीं? अब आप अगर सोच रहे हैं कि मैं नंबर की पावर 10 रख दूंगा सर, तो भी क्या मेरा काम हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझना, नंबर की जब आप पावर रखते हो तो जरूरी नहीं है कि आप 2 पावर 10 को हमेशा ऐसे ही रखो। हो सकता है आप में से कोई 2 पावर 10 को सॉल्व कर दे, हो सकता है कोई इसको 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 लिख दे। तो कंफ्यूज होने के और अलग अलग मीनिंग निकालने के, जिसमें सारे के सारे सही होंगे, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इनको आपने जो नाम दिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, ये उसी कैटेगरी में बढ़िया कमाल करते हैं, इनको वहीं रहने देना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? डिग्री बता दो। डिग्री मतलब क्या बतानी है? हाईएस्ट पावर। तो यहां पे अगर मैं देखूं हाईएस्ट पावर x की है 3, तो डिग्री हो जाएगी 3। चलो अगला देखो b, वाई स्क्वायर भले ही पीछे तो क्या हो गया, लेकिन हाईएस्ट पावर है 2, डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, और नेक्स्ट देखो 5t माइनस √7। √7 कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे t से मतलब है, t हमारा हाईएस्ट पावर के साथ है, उसकी डिग्री हो जाएगी 1, क्योंकि वो 5t केवल इतना ही है। 3 x है ही नहीं, तो लगा दो भैया x पावर 0, x पावर 0 मतलब 1, तो आपकी डिग्री हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। कैसे? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब कितना सर? मतलब ये हो जाएगी डिग्री के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे एवेल्युएट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो डिग्री क्या होनी चाहिए सर? लीनियर वाले की होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक की 2 और क्यूबिक की 3, हाईएस्ट वाली। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आपकी डिग्री है 2, तो यहाँ पे लिखूं अगर मैं डिग्री 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ये क्लियर है? बिल्कुल, स्पेलिंग ठीक है। हाँ जी सर, तो क्या बोला हमने? ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर के हिसाब से देखो, अब यहाँ पे भले ही पीछे है एक्स क्यूब, लेकिन डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर क्या है सर? हाईएस्ट पावर है 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट, वाई स्क्वायर, फिर से डिग्री कितनी है? भले ही वहां पे y बैठा है, लेकिन वाई स्क्वायर मतलब बड़ा वो है ना, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो 1 प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री हो जाएगी 1, तो नाम क्या रखोगे इसका? तो सर नाम रख देंगे इसका हम लीनियर। ये क्लियर है? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। आगे देखो, इसके बाद ई में देखो 3t लिखा है, तो मतलब यहाँ पे t जो है आपका, उसकी डिग्री कितनी है? तो सर उसकी डिग्री यहाँ पे हम देखेंगे 1 आ जाएगी, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा समाप्त। तो डिग्री 1, तो ये हो जाएगा क्या? लीनियर हो जाएगा। चलिए ऑल गुड टू गो। आर स्क्वायर, डिग्री कितनी सर? डिग्री है 2, नाम है आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद अगर मैं देखूं यहां पे देखिए 7x क्यूब, डिग्री है 3, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज इतनी जल्दी समाप्त हो गई कि पता ही नहीं चला। वो इसीलिए क्योंकि प्रोबेबली आपने जो कॉन्सेप्ट लर्निंग थी उस पर काफ़ी सारा कॉन्सेंट्रेट किया मेरे साथ और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न किया। चलिए सेशन को एंड करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट जानकारी फटाफट सुन लो। तो भैया देखो, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है हमारा,
वो इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हमारे यहाँ पे जो फीचर्स आपको दिए जाते हैं यही बनाते हैं इसको मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स, क्विज मिल जाते हैं, डीपीपी शीट्स मिल जाती है, 100 नोट मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा अगर मतलब जो स्टूडेंट है हमारा वो अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा, सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेगा तो अपने सारे एग्जाम्स में बढ़िया अंकों से उत्तीर्ण होगा और जीवन में बढ़िया तरक्की करेगा, है ना। चलो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके थ्रू आप डीएस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। छोटे छोटे मोटिवेशनल स्टेप्स जो कि आपको और हमें हमारे विजन तक लेके जाते हैं, और आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना हमारी ये जो जर्नी है वो अधूरी है, प्रोबेबली मतलब कह सकते हो आपके कांटों से भरी है। और आपके ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमारे लिए राह को आसान बनाते हैं, है ना। तो करते रहा करो, ठीक है। चलो, आज हम करते हैं सेशन को एंड। हमने पॉलिनोमियल्स को शुरू कर दिया, कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर लिया। अब हम करेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक को शुरू, इसी चैप्टर के, उसको देखना मत भूलना। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, माँ बाप की सेवा करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करना। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।